नाम गणेश कुमार चितौरे और मैं नेपाल के एक मिड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट नवलपरासी आता हूँ। और नवलपरासी ज़िले के एक छोटा सा शहर है, उसके नज़दीक में मेरा घर है। और मैं एक नेपाल के जिसको विशेषकर हमारे जो दक्षिण एशिया में जो दलित जाति बोलते हैं, मैं दलित जाति से बिलोंग करता हूँ और मेरे हिसाब से मैं विश्वकर्मा जाति से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो छुआछूत जो प्रथा है वो समाज में आज की जो 21वीं सदी में हम कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारे जो साउथ एशिया के जितने भी जो कंट्रीज़ हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 4 मुल्क में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जातीय असमानता है। भारत में और नेपाल में और भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो 2-3 जो जातियाँ हैं, लेकिन नेपाल में तो जो बौद्धिस्ट समुदाय से आने वाले जो जिसको हम जनजाति बोलते हैं, वो लोग भी छुआछूत को मानते हैं। वो भी हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर की जो परंपरा है उससे वो भी ग्रसित है। वो क्योंकि बुद्धिज़्म पे जात पात नहीं है, लेकिन वो हमारे हिंदू कल्चर से थोड़ा कोलैबोरेट कल्चर जो बन गया उनका एक साथ रहने से नेपाल में, तो वो लोग भी जातीयता को मानने लगे। तो वो उनके अंदर भी हमारे इसके साथ छुआछूत करते हैं लोग। जो सरस्वती पूजा होती है, अब जैसे ये फरवरी में तकरीबन आने वाला है, तो उसमें पूजा होते समय स्कूलों में हमारे को अलग बैठाया जाता था। अगर भगवान एक है लोग बोलते हैं तो साथ में पूजा पाठ करने को मिलना चाहिए। किताबें स्कूल में बड़ा प्रोग्राम होता है, किताबों की पूजा होती है। वहाँ पे जितने भी जो सवर्ण लोग हैं उनके बच्चे अलग बैठते हैं, और दलितों से आने वाले जितने भी जो 8-10 जातियाँ हैं दलित की, जो पहाड़ में, विशेषकर मैं पहाड़ से मैं पैदा हुआ था, तो इसलिए पहाड़ के जो 8-10 जातियाँ हैं मधेसी दलितों को छोड़ के, तो उन लोगों को भी अलग अलग बैठाया जाता है पूजा के लिए। और जो पूजा में करने वाले सामान हमारे से मंगवाते थे जो टीचर लोग, लेकिन हमारे को पूजा में नहीं बैठाते थे। तो ये हमने बहुत लंबे समय तक मैं 6 या 7वीं कक्षा तक पढ़ता था, उस टाइम हमने ये हर साल हमने ये स्थिति को हमने गुजारा है, तो हमने ये सहा है। एक मेरे मामा जी हैं, उन लोग पहले छोटी सी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने नेपाल के एक मिड वेस्टर्न जगह में बैंक में अटक किया था। तो उसमें मेरे मामा जी सदस्य थे। वो छापमार संघर्ष का एक छोटा सा रिहर्सल था। तो मेरे मामा जी ने उस घटना घटने के बाद उनको भूमिगत होना पड़ा। तो मामा लोग हमारे घर पे आते थे और छुप छुप के बातें करते थे, इधर उधर करते थे। मैं सुनता था कि ये लोग क्या करते हैं। तो बाद में इन्होंने मेरे को एक द सॉन्ग ऑफ यूथ उस बुक्स मेरे को पढ़ने दिया। मामा के साथ एक कार्यकर्ता और आए थे, उन्होंने बुक्स पढ़ने को दिया। मैंने उसको पढ़ना कोशिश किया, ज़्यादा समझा नहीं, लेकिन पढ़ने की कोशिश ज़रूर की थी उस टाइम। फिर थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि भाई मूवमेंट ये होता है। तो उसी टाइम फिर लोग राजा के विरुद्ध में जो हमारे जो कैंपस के लोग, कभी कभी हम जहाँ मैं पढ़ता था उस हाई स्कूल में, स्कूल को बंद कराने झंडा उठा के आते थे लोग। फिर हम शामिल हो जाते थे उस जुलूस में। पता नहीं था फिर क्या है जुलूस, क्या करता है, क्या करेगा, वो भी हमें मालूम नहीं होता था, लेकिन हम जुलूस में जाते थे। तो इस तरीके से मेरी राजनीति में दिलचस्पी हुई। फिर मैं मामा के थ्रू में संगठन में बाद में आके मैं उसी पार्टी के छोटा सा स्टूडेंट फोरम है, उसमें मैं जुड़ गया। तो इसके बाद मार्क्सिज्म के बारे में मैं जब छोटा ही था, उसी टाइम से मेरे को थोड़ा बहुत पता चल गया था। हाँ, ये हमने लीडरों ने हम जब छोटे छोटे थे प्रशिक्षण देते थे, और हमने मार्क्सवाद में पढ़ाए वर्ग जो है बताते हैं। आर्थिक जो समानता की जो दृष्टि से हमने मार्क्स ने जो व्याख्या किया है जो आर्थिक समानता की, तो उससे क्या लगा कि जब हमारा जो आर्थिक स्तरोन्नति अगर ऊपर आएगा तो हम शायद समाज में एक हिस्से के साथ हम बराबरी कर सकते हैं। समानता का दर्शन है जो क्रांति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो हमें ये विश्वास लगा, इसलिए हमने मार्क्सवाद को अपनाया था। हमें ये लगता है कि जो कार्ल मार्क्स से प्रतिपादित जो सिद्धांत है, साम्यवाद का जो सिद्धांत है, समाजवाद का जो सिद्धांत है, वो समानता का दर्शन है। इसलिए हम जो दलित वर्ग से आते हैं, समाज में जो हमने अपमान को सहा है, तो बहुत दर्दनीय स्थिति थी समाज में। तो इसीलिए यह जात पात नहीं होगा, या और धनी और गरीब के बीच में ऊंच नीच नहीं होगा। ये समानता का जो दर्शन मार्क्सवाद में बताया गया था, इसलिए उससे मुक्ति मिलेगी आम जन को, इसलिए हमने विश्वास किया था। इसलिए हमें मार्क्सवाद में विश्वास करके हम हमारे कम्युनिस्ट पार्टी, और उससे भी अच्छा हम माओवादी पार्टी में हम सम्मिलित हुए थे जनयुद्ध में। हमारे जो 1990 की जो जन आंदोलन हुआ था नेपाल में, उस टाइम में विद्यार्थी संगठन में काम करता था।
उस टाइम मैं नवलपरासी जिला में उपाध्यक्ष था, हमारी जो अखिल क्रांतिकारी है। उस टाइम काम करते करते मैं संगीत के फील्ड में गया था और क्लासिकल संगीत सीखने के लिए मैं फिर दिल्ली चला गया था। और दिल्ली में भी हमारी जो माओवादी पार्टी का जो शाखाएं हैं उसमें मैं काम करने लगा। काम करते करते फिर मेरे को एक जॉब मिला मैकमिलन प्रेस में। मैकमिलन प्रेस में जॉब मिलने के बाद मैंने काम जस्ट स्टार्ट शुरू किया। फिर मैंने उसी टाइम फिर मैकमिलन में काम करते करते फिर एक नॉलेज वर्ल्ड नाम का कंपनी है उसमें काम करने लगा। उस टाइम जैसे मैं नॉलेज वर्ल्ड में काम करता था, मेरी ड्यूटी लगा दी गई जो मिलिट्री स्टडीज़ पे। जितने भी जो हिंदुस्तान में जो मिलिट्रीज़ हैं उनकी जो डिपो में जाना और बुक्स एग्जीबिशन करना। तो उसी टाइम फिर मैं पार्टी में काम करता था, इधर गुरिल्ला वारफेयर से रिलेटेड किताबें चाहिए होती थी। तो मैं बहुत जगह से गोपनीय तरीके से मैं किताब बेचने जाता था लाइब्रेरियों में, नेशनल डिफेंस कॉलेज, आर्मी वार कॉलेज, DSSC वेलिंगटन। तो वहाँ जाके मैं गुरिल्ला वार की जो किताबें होती थी, लैटिन अमेरिकन और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की किताबें, इस तरह की किताबों को मैं कलेक्शन करता था और वहाँ से लाइब्रेरी से फ़ोटोकॉपी लेके मैं पार्टी को उपलब्ध कराता था। तो एक तो मेरा जॉब उसी तरीके से मैं पार्टी ओरिएंटेड जॉब मिला था, इसलिए मैंने वो जॉब किया था। फिर पार्टी लीडरों से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करो, जो हमारे को हेल्प होगा। जो 1960 से पहले की जो लैटिन अमेरिकन जो गुरिल्ला वारफेयर रिलेटेड बुक्स होती थी वो नेपाल में मिलती नहीं है। इंडिया में भी बहुत कम मिलती है, लेकिन लाइब्रेरियों से जो अरेंज करना पड़ता था फोटोकॉपी करके, तो वो हम करते थे। तो मार्क्सिज्म में जो अध्ययन में हम रिलेटेड थे, तो इसलिए अध्ययन करते करते फिर मेरे को एक काम करने का जो दिल में आ गया। फिर यहाँ ख़त्म होने के बाद पीपल्स वार के टाइम पे मैं ज़्यादातर मैं दिल्ली में रहा। ये पब्लिकेशन के सेक्टर में काम करता था। तो पार्टी का वर्कर जो हमारी जो मुखपत्र है उसकी प्रकाशन में काम करता था और जितनी भी पार्टी रिलेटेड पब्लिकेशन से उनको छापना, करना, फिर वर्ल्ड में जो कुरियर करना, इस तरह का काम करता था। तो इसी से जगह था कि मेरे को ये जो जितने भी जो मार्क्सिस्ट बुक्स का जो कलेक्शन करके काठमांडू में भी एक ऐसा किया जाए, एक सेंटर बनाया जाए और जो मार्क्सिज्म का जो न्यू डेवलपमेंट है या हमारी जो पुरानी जो चीज़ें हैं मार्क्सिज्म से रिलेटेड की जितने भी जो वर्ल्ड में मिलती हैं पुस्तकें, उनका एक संकलन केंद्र बन जाए और नेपाल में मार्क्सिज्म के जो प्रचार प्रसार के लिए एक केंद्र बन जाए। इस तरह का मैं सोचता था उस टाइम भी, इसीलिए मैंने ये काम करना चुना। 6 साल में मैंने ये देखा है कि जब मैं स्टार्ट काम शुरू किया था तो उस टाइम ये हमारे जो मार्क्सिज्म मूवमेंट का जो दौर था वो बिल्कुल उत्कट था, बिल्कुल ऊपर था मार्क्सिज्म का जो यहाँ का डेवलपमेंट था मूवमेंट का। तो उस टाइम जितने भी जो छापमार जो योद्धा थे उन्होंने डायरी लिखते थे वो लोग, और माओ की जो जीवनी पढ़ते थे लोग। उस टाइम बहुत सारा जो स्पीड था अध्ययन में, मनन में, सबको लगता था कि न्यू पर्सपेक्टिव था उस टाइम नेपाल में, नया हो रहा है, इस तरह का था। अब लोगों को वो जो डायरी वगैरह इधर की जो जितने भी चीज़ थी वो कम हो गई है, क्योंकि लिखना ही बंद कर दिया लोगों ने। तो मुझे लगता है वो मूवमेंट का अलग पार्ट होगा, अब उसके लिए समीक्षा की जाएगी। लेकिन अब जो न्यू चल रहा है हमारे यहाँ, तो न्यू पर्सपेक्टिव में ज़्यादातर लोग बाहर की जो मार्क्सिज्म में जो नया डेवलपमेंट मार्क्सिज्म पे इंटरनेशनल लेवल में बहस क्या हो रही है। दूसरा जितने भी जो वर्ल्ड में सशस्त्र संघर्ष माओवादी विचारधारा के थ्रू जितने भी हुए, मलाया की बात हो, भारत की बात हो, या श्रीलंका की तमिल टाइगर की बात हो, या लेबनान का मूवमेंट हो, इस तरह की जो सशस्त्र संघर्ष हुए और फेल हुए, और उनके बारे में लोग ज़्यादा चाहते हैं इस टाइम कि क्यों सशस्त्र संघर्ष फेल हुए। अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे जो नेपाल में है, तो मुझे लगता है कि अभी अस्त व्यस्त प्रकार से चल रही है। लीडर के पास भी कुछ दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे नेपाल को ठीक पोजीशन में पहुंचाया जाए। जो जनयुद्ध से आया हुआ हमारे जो लीडरों का पंक्ति था, माओइस्ट लीडरों का, वो भी अब टूट-फूट होकर 2 पार्टी में बदल गए। अब एक पार्टी बोलती है कि जो इसी संसदीय परंपरा से आगे जाएंगे तो आर्थिक विकास करके, आर्थिक विकास की सोच एक धड़े के पास है। एक धड़े के पास माओ का जो थ्योरी अभी वो पूरा ही नहीं हुआ, वो लागू नहीं हुआ, इसलिए माओ के थ्योरी से जाएंगे तो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से माओवादी पार्टियों के अंदर है। और बाहर के जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं,
जो पुरातनपंथी, ये जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अस्त व्यस्त प्रकार से चल रही है। उनके अंदर भी टूट फूट विखंडन ये चल रही है। उनके पास ज़्यादा आगे तक नेपाल को ले जाने के लिए विज़न मुझे दिखता नहीं है लीडर। मुझे लगता है पार्टी एक होनी चाहिए। अगर विचारधारा के ऊपर बहस हो जाए तो पार्टी फूटने से पहले, जो पार्टी के बिखरने से पहले सिद्धांत पे ज़्यादा बहस नहीं हुई, कार्यनीति पे बहस ज़्यादा हुई है। पार्टी के अंदर की जो आर्थिक विचलन है, सांस्कृतिक जो विचलन आई, इन चीज़ों में ज़्यादा बहस हुई है। थ्योरेटिकल बहस नहीं हुई थी पार्टी के विखंडन के टाइम पे। तो विखंडन होने के बाद एक दाड़े में थोड़ा विचारधारा से बहस की स्टार्ट हुई है। और वो जो पुरानी जो पार्टी थी वहाँ पे अभी विचारधारा के बारे में ज़्यादा बहस नहीं हुई है। अब दोनों का महाधिवेशन आगे जस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब दोनों को देखने के बाद ही पता चलेगा।